नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। अब तक हमने CSS के बेसिक सीखे थे और लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं CSS लेवल 2, जिसमें हम CSS को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्टर बेसिकली बताते हैं कि हम किस एलिमेंट पर CSS अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहना चाहें कि सिर्फ H1 टैग का कलर रेड हो जाए तो हम H1 को सिलेक्टर के तौर पे यूज़ करना होगा। सिलेक्टर का काम होता है कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना और उस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई करना। सो सिंपल वर्ड में समझे तो सिलेक्टर्स हेल्प अस टू टारगेट एलिमेंट एंड अप्लाई CSS स्टाइल्स ऑन देम। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ताकि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को ईजिली स्टाइल कर सकें और पूरे डॉक्यूमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिज़ाइन कर सकें। विदाउट सेलेक्टर्स हम एक एक एलिमेंट के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है जो बिल्कुल इनएफिशिएंट होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि एक CSS रूल का बेसिक फॉर्मेट। यहाँ पे H1 है एक सिलेक्टर जो बताता है कि किसके ऊपर स्टाइलिंग लगानी है। कलर है प्रॉपर्टी जो बताती है कि क्या स्टाइल लगाना है। और रेड है यहाँ पे वैल्यू जो बताता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था। प्रॉपर्टीज जैसे फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज नेम। और जो हम उसकी वैल्यू पास करते थे जैसे पिक्सल्स में हो गया, जब उसकी कोई वैल्यू पास करते थे तो वो होती थी हमारी वैल्यू। यहाँ पे कलर एक प्रॉपर्टी है और रेड एक वैल्यू है और पूरा मिला के बनता है एक CSS डेक्लरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एक CSS डेक्लरेशन मीन्स हमने यहाँ पे एक CSS डिक्लेयर की है। इस स्लाइड को सिर्फ हम समझना है, प्रैक्टिकल हम अगली स्लाइड में करेंगे। अब आते हैं हमारे पहले सिलेक्टर पे जो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर। हमारे पास बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्स सिलेक्टर्स क्या होता है। यूनिवर्स सिलेक्टर को लिखा जाता है एक स्टार के साथ, और स्टार लिखने के बाद हम वहाँ पे लिखते हैं एक प्रॉपर्टी नेम और वहाँ पे लिखते हैं उसकी वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कलर और इसकी वैल्यू देते हम ब्लू। इसका मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट के सारे एलिमेंट्स का कलर ब्लू हो जाएगा। ये सिलेक्टर एक साथ सब एलिमेंट्स को टारगेट करता है। इसका हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब आपको हर एलिमेंट पे एक कॉमन स्टाइलिंग लगानी हो, जैसे सबका फॉन्ट एक साथ चेंज करना हो या डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग को रीसेट करना हो। हर बार हमारा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग देता है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। वो हमें कुछ पिक्सल्स में देता है मार्जिन एंड पैडिंग। हमारा ब्राउज़र हमें उसको रीसेट करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 को। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टार का। स्टार को हम एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो हमें इसका कब यूज़ नहीं करना चाहिए? जब आपको सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को स्टाइल करना हो, क्योंकि यूनिवर्स सेलेक्टर सब पे अप्लाई हो जाता है। कभी कभी अननेसेसरी CSS लोड क्रिएट कर देता है। तो चलिए अब हमें इसका प्रैक्टिकल डेमो भी देखते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पे हमारा पिछली वीडियो का कोड है जिसमें हमने लिंक किया हुआ है हमारी style.css फाइल को, जो हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल है। हम चाहे तो यहाँ पे इनलाइन भी कर सकते हैं और इंटरनल स्टाइल भी दे सकते हैं। तो हमेशा हम एक्सटर्नल CSS फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे लिंक टैग की सहायता से, और href में उसकी लोकेशन डाल देंगे जिसको हम पाथ बोलते हैं। मैंने यहाँ पे ./ लगाकर फिर उस फाइल का नाम लिख दिया, क्योंकि मेरी जो style.css फाइल है वो HTML फाइल के साथ में ही है। जेकर आपकी फ़ाइल किसी फोल्डर में और कहीं पे है तो आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको उसकी फुल पाथ देनी पड़ेगी, तो तभी जाकर आपकी जो style.css फाइल है वो लिंक हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक H1 हेडिंग लिखा हुआ है और जिसमें हमने लिखा हुआ है कोडिंग हेयर। हम चाहे तो यहाँ पे एक P टैग लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक दिस इज़ माई पैराग्राफ
और इसी तरह हम एक div टैग लिख देते हैं। div टैग एक्चुअली एक कंटेनर होता है, बट हम इसमें भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी लिखते हैं माई सेकंड पैराग्राफ, और इसी तरह हम एक स्पैन टैग भी लिख सकते हैं। हम इससे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को अप्लाई करेंगे इन सभी एलिमेंट्स को। हम देखेंगे सभी एलिमेंट्स पे कैसे अप्लाई होता है, इसलिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। जैसे h1 p टैग, div टैग, स्पैन टैग, इसमें भी हम लिख देते हैं दिस इज स्पैन टैग। और ऐसे ही हम और भी h2 जैसे लिख सकते हैं। जितनी लेवल्स होते हैं h1 के, जैसे h6 तक लेवल्स होते हैं, वहाँ तक लिख सकते हैं। अभी के लिए हम इतने ही एलिमेंट्स को लिखते हैं। और इसमें भी हम लिखते हैं, यहाँ पे इसमें हम लिख देते हैं दिस इज h2 टैग। अब करते हैं इसको सेव फाइल को। अब हम जाते हैं हमारे style.css फाइल में। हमारा जो पिछली क्लास का स्टाइलिंग था उसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स को थ्रू द यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो आपको पता चलेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे काम करता है। हमने स्टार की मदद से सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे सारे फॉन्ट्स का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हम कलर लिखते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं ब्लू, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ब्लू कलर में आ चुके हैं। मीन्स उनके जितने भी अंदर टेक्स्ट लिखा था वो सारा ब्लू टैग के अंदर आ गया है। एक बार के लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, भी देखते हैं हमारे विदाउट सेलेक्टर इसका क्या आउटपुट होता है। विदाउट सेलेक्टर ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है इनका, ब्लैक कलर में आता है ये। तो जेकर हम इसका कलर ब्लू करते हैं और इसका फॉन्ट वेट चेंज करते हैं, मीन्स हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में हम इसको कुरियर न्यू सेलेक्ट करते हैं और अब करते हैं इसको सेव। अब यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। अब आप देखना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा थ्रू द फॉन्ट फैमिली। तो आप देखना जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। और हम चाहें तो इन सब का फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फॉन्ट साइज इसका लिखते हैं, यहाँ पे सभी का हो जाएगा लार्ज। अब इसको सेव करते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश। लार्जर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। अब इसको करते हैं सेव। अब करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो पी टैग जो हमारा है उसका भी फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। इसको मैंने जूम इन किया हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा टेक्स्ट दिख रहा है, बट इसका असल में ऐसा टेक्स्ट आ रहा है। अगर हम इसका फॉन्ट साइज कमेंट आउट कर दें और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो इसका असल में ये है फॉन्ट स्टाइल, और मीन्स ये है इसका टेक्स्ट असल बिहेवियर। हमने फॉन्ट साइज की मदद से इसका साइज चेंज किया है। जैसे हम यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 50 पिक्सल, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है जो हम एक फॉन्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जहाँ हम कोई भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और उसकी वैल्यू लिख रहे हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और हम न्यू प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख रहे हैं। तो यही काम होता है हमारा सेमीकोलन का, इसको लगाना ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश उसको सेव करके फ़ाइल को। अब आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो चुका है। तो अब आपको पता चल गया होगा अभी यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जितने भी होते हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया, हेड टैग हो गया, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक फ़ाइल के अंदर उन सबको सेलेक्ट करता है। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस टास्क है। एक HTML पेज बनाओ जिसमें h1 p टैग और एक बटन बनाना है थ्रू द बटन टैग। यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करके सभी एलिमेंट्स का टेक्स्ट कलर एक ही कर दीजिए। देखिए कि कैसे एक सेलेक्टर सबको अफेक्ट करता है। इससे आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर की और भी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा सेलेक्टर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है, CSS का बेसिक फॉर्मेट, सेलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू, और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूज़ कब करते हैं और कब अवॉइड करते हैं इसे, साथ ही एक डेमो भी किया। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए सेलेक्टर्स सीखेंगे और उनका प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे।
अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।